U88 हिंदी। येलो माउंटेन की निगाहें अचानक क्रूर हो गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने महुआ की गहरी निगाहें पकड़ी, उनका चेहरा एक पल में ही मौत की तरह पीला पड़ गया। तुम। अंत में महुआ ने पलकें झपकाईं और धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम सचमुच पहले ऐसे दिखते थे? लॉर्ड येलो माउंटेन के चेहरे पर कड़वाहट थी। तुम्हें कैसे पता चला? महुआ ने कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा जिसमें मैंने एक पर्वत देवता को देखा जो बिल्कुल पीले कृंतक राक्षस जैसा दिखता था, और मैंने अनुमान लगाया कि यह आप हो सकते हैं, इसलिए मैं पूछने आया हूं। लॉर्ड येलो माउंटेन के चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया और बहुत हिचकिचाहट के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। अब ये सब अतीत की बात है। अतीत में मैंने वास्तव में एक क्षेत्र से पूजा का आनंद लिया था, मजबूत दिव्य विचार के साथ पहाड़ों और नदियों को कवर करते हुए, एक दिव्य रूप में परिवर्तित होकर, स्वर्गीय दाव कानूनों के तहत शिखर पर खड़ा होकर, लगभग अजेय। लेकिन पर्वतीय देवता भी मनुष्यों की तरह ही हैं। एक बार उनके हृदय में अहंकार की जड़ें जम गईं, तो उन पर एक दुष्ट राक्षस द्वारा आक्रमण कर दिया जाएगा। आप पहले से ही जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अफसोस, ये सोचना असहनीय है, मैं अब उस बाघ की तरह हूं जो मैदानों में गिर गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे द्वारा धमकाया गया, महुआ ने कहा। लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया। हाँ। जब वह बोल रहा था तो अचानक उसके दिल में ठंडक दौड़ गई और वह जल्दी से मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, आपने मुझे धमकाया नहीं। महुआ ने इसके बारे में सोचा और उसके मन में भगवान येलो माउंटेन की कभी भव्य और विस्मयकारी उपस्थिति की छवियां उभर आईं। उसकी तुलना आज की दयनीय, सूखी हुई मछली की स्थिति से करते हुए उसे अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था। भगवान येलो माउंटेन ने महुआ के दिमाग में क्या चल रहा था, ये समझ लिया और आह भरी। दुनिया के सभी प्राणी, चाहे वे मानव हो, दानव हो या देवता हो, अधिकांशतः शक्ति, प्रसिद्धि, अधिकार और प्रतिष्ठा के कठपुतली हैं। ये बात विशेष रूप से मनुष्यों के लिए सत्य है। एक भिखारी एक बार सम्राट बन जाता है, शक्ति और प्रभाव के साथ, फिर एक सम्राट की तरह दिखाई देगा। एक सम्राट जो शक्तिहीन होकर भिखारी बन गया है, केवल अपनी पूंछ हिला सकता है और दया की भीख मांग सकता है। जो लोग सचमुच भौतिकवाद से परे हैं, शक्ति और प्रसिद्धि के प्रति उदासीन हैं, विचारों में असाधारण हैं, वे हमेशा दुर्लभ रहे हैं। ये पर्वत देवता वही है। जब मेरा दिव्य विचार प्रबल था, असीम शक्ति से युक्त था, तो मैं स्वाभाविक रूप से राजसी था। लेकिन सच तो यह है कि यह मैं नहीं था जो थोप रहा था, ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी जो मुझे एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। उसे एक तलवार के प्रहार से अपनी साधना खोने के बाद, उस प्रकार की शक्ति के बिना मैं बस में ही था, एक निराश लघु पर्वतीय देवता जो केवल ऐसे दिनों में ही अपनी पूंछ छिपाकर जीवित रह सकता था। महुआ ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। वह लॉर्ड येलो माउंटेन की स्पष्टता से प्रभावित भी हुई और उन पर दया भी आई। महुआ की सहानुभूतिपूर्ण नजर से देखे जाने पर लॉर्ड येलो माउंटेन को बहुत असहज महसूस हुआ और वह ये कहने के लिए बाध्य हो गए, आप पुराने जख्मों को कुरेने तो नहीं आए थे ना? महुआ ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैं इतना आलसी नहीं हूं। लॉर्ड येलो माउंटेन की पलकें फड़कने लगीं और उनके चेहरे पर असहाय त्याग का भाव था। ये बच्चा हालांकि मासूम दिखता था, लेकिन हमेशा ऐसी बातें कह देता था जो दिल को गहराई तक चोट पहुंचाती थी। भगवान पीले पर्वत ने आह भरी, तुम्हें क्या चाहिए? बस पूछो। जितनी जल्दी आप पूछना समाप्त कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप जा सकेंगे। भगवान येलो माउंटेन महुआ को दूर भेजना चाहते थे। महुआ ने तुरंत कहा, तलवार की तकनीक, दिव्य विचार से तलवार जिसने आपको मारा था, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता कि कैसे। महुआ ने अपना सिर हिलाया, हालांकि आप यह नहीं जानते, लेकिन आपका दिव्य विचार बहुत शक्तिशाली है, और चूंकि आप स्वयं इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए आपको इस दिव्य विचार से तलवार बनाने के पीछे के सिद्धांत को जानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि दिव्य विचार की इस तलवार का विकास कैसे होता है। मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हें पता है। महुआ की आंखें चमक रही थी, उसका स्वर निश्चित था। महुआ की पैनी निगाहों से जांचे जाने पर लॉर्ड येलो माउंटेन को सिरदर्द हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे परेशान करने वाले छोटे पूर्वज का सामना नहीं किया था। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लॉर्ड येलो माउंटेन ने हार मान ली। अब बोलना और जल्दी ही मुक्त हो जाना बेहतर लगा, कोई नहीं जानता था कि अन्यथा कितने समय तक वह परेशान रहेगा। लॉर्ड येलो माउंटेन मानो पिछली घटनाओं को याद करते हुए अधिक संयमित हो गए, उनकी निगाहें तीव्र हो गईं जब उन्होंने कहा,
इस तलवार तकनीक को कहा जाता है ताइक्सू डिवाइन थॉट स्वॉर्ड थ्रू ज्यू। लॉर्ड येलो माउंटेन की आवाज धीमी हो गई। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने मोहुआ की ओर देखा और उसके शांत व्यवहार को देखकर थोड़ा चौंक गए। तुम्हें पता था? हाँ, मोहुआ ने कहा। आप कैसे जानते हो? मोहुआ मंच से उतरा और अपनी बाहें फैलाकर भगवान येलो माउंटेन को अपना ताओवादी वस्त्र दिखाया। अंदाजा लगाओ मैं किस संप्रदाय का ताओवादी वस्त्र पहन रहा हूं। लॉर्ड येलो माउंटेन ने ध्यान से देखा, फिर चौंककर उसने अपना मुंह चौड़ा किया। क्या ये हो सकता है? मोहुआ मुस्कुराया और कहा, ताइक्सू गेट का वस्त्र। ताइक्सू गेट, यही ताइजू दिव्य विचार तलवार ट्रू जुए में ताइक्सू है। भगवान येलो माउंटेन को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई। ऐसा लगा था कि मोहुआ का ताओवादी वस्त्र कुछ परिचित सा लग रहा था, और अब उसके शब्दों से याद दिलाते हुए एहसास हुआ कि यह वास्तव में ताइक्सू गेट का ताओवादी वस्त्र था। ये छोटा पूर्वज उसी संप्रदाय का वस्त्र पहने हुए है जिसने उसे तब मारा था। केवल मोहुआ ने जो वस्त्र पहना था वह प्रारंभिक संप्रदाय के शिष्य का था। शैली और पैटर्न बहुत सरल थे और उसमें काला रंग अधिक तथा सफेद रंग कम था। उस समय के व्यक्ति के विपरीत जो लगभग पूरी तरह सफेद वस्त्र पहने रहता था। यही कारण है कि पहले तो इसे पहचाना नहीं जा सका। भगवान येलो माउंटेन की आंखों में मौन शिकायत थी। एक ताइक्सू गेट संप्रदाय के शिष्य के रूप में आप इसे अपने ही संप्रदाय से क्यों नहीं सीखते? मुझसे क्यों पूछते हैं? संप्रदाय के पास यह नहीं है, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। मोहुआ ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, यह भी संभव हो सकता है कि मेरा दायरा बहुत कम हो, मेरे पास अनुमतियां न हो, फिर भी मैं इसे नहीं सीख सकता। लॉर्ड येलो माउंटेन चुप हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे बोलने में अनिच्छुक थे। तो मोहुआ ने कहा, बस मुझे बता दो, इसे एक एहसान समझो। तुम्हारा एहसान किस काम का? लॉर्ड येलो माउंटेन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन फिर भी ईमानदारी से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। मोहुआ वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया, पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। उस समय जब मैंने ताइक्सू गेट से उस तलवार साधक के साथ युद्ध किया, हमारे आदान प्रदान के दौरान मैं दिव्य विचार की तलवार क्यूई से घायल हो गया और इस तलवार तकनीक के कुछ रहस्यों को समझ गया। दिव्य विचार से तलवार बनाने की तलवार तकनीक सामान्य तलवार तकनीकों से भिन्न है। सामान्य तलवार तकनीक में व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित करके आत्मा तलवार में प्रवाहित करना शामिल है, जिससे तलवार क्यूई बनती है। फिर दुश्मनों को मारने के लिए तेज तलवार क्यूई का उपयोग किया जाता है। तलवार में दिव्य विचार अलग है। इसके लिए तलवार क्यूई के शीर्ष पर प्रकट, निराकार और अमूर्त, फिर भी असीम रहस्यमय तलवार इरादे को संघनित करने की आवश्यकता होती है। हमें तलवार क्यूई को आधार के रूप में उपयोग करना चाहिए और तलवार के इरादे के साथ इसे संतुलित करना चाहिए ताकि इसकी जबरदस्त शक्ति को उन्मुक्त किया जा सके, जो मूर्त पदार्थ और अमूर्त आत्माओं को समान रूप से चीरने में सक्षम है। संक्षेप में, सामान्य तलवार नियंत्रण में तलवार बनाना और तलवार क्यूई की खेती करना शामिल है, जबकि तलवार में दिव्य विचार तलवार क्यूई के ऊपर जाता है, तलवार इरादे को विकसित करने के लिए। दोनों अपरिहार्य हैं। तलवार की मंशा प्राप्त करने के लिए तलवार क्यूई को चरम तक विकसित किया जाना चाहिए, और तलवार की मंशा की वृद्धि के साथ तलवार क्यूई अजेय बन सकती है और सभी दिशाओं में दुश्मनों को परास्त कर सकती है। भगवान पीले पर्वत की आंखों में अहंकार का एक संकेत दिखाई दिया। यदि ये तकनीक ताइक्सू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड ट्रू जुए, जो मूर्त को अमूर्त में बदलने में सक्षम है, मूर्त तलवार का उपयोग अमूर्त आत्माओं को मारने के लिए नहीं होती, तो उस समय उस क्षेत्र में शायद कोई भी ऐसा नहीं होता जो मुझे संभाल सकता। मोहुआ ने सोचा, तो क्या आप ताओवादी दानव नहीं बन गए होते? लॉर्ड येलो माउंटेन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह चौंक गए और उनकी अभिव्यक्ति अविश्वास में बदल गई। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? मोहुआ ने सिर हिलाया। मैंने देखा है कि ताओवादी राक्षसों का विकास कैसे किया जाता है, और इसके अलावा मैंने पहले भी ताओवादी राक्षसों को मार डाला है। लेकिन ऐसी बातें बोलना कुछ हद तक वर्जित है। इसके बावजूद लॉर्ड येलो माउंटेन अभी भी आश्चर्य में हौंफ रहे थे। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह इस छोटे पूर्वज को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। भगवान येलो माउंटेन ने तुरंत अपने अहंकारी व्यवहार पर नियंत्रण कर लिया। वह अब और घमंड नहीं कर सकता था। यदि वह बहुत अधिक डींगे हाँकेगा और अपने ढोंग को तोड़ देगा तथा अपने झूठ को इस छोटे पूर्वज के सामने उजागर कर देगा, तो ये परेशानी की बात होगी। मोहुआ ने भगवान पीले पर्वत की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा, बल्कि वह तलवार में दिव्य विचार की खेती पर विचार कर रहा था।
मुझे सबसे पहले तलवार क्यूई की साधना करनी होगी, उसे चरम सीमा तक लाना होगा, फिर मूर्त को अमूर्त में बदलना होगा और तलवार के इरादे की साधना करनी होगी। तलवार के इरादे को तलवार क्यूई के साथ मिलाकर ताइक्सु माइंड ट्रांसफॉर्मिंग तलवार ट्रू जुए की साधना करनी होगी। मोहुआ बहुत निराश हुआ। यदि मैं तलवार साधक न बनूं और तलवार क्यूई की साधना न करूं, तो क्या मैं तलवार में दिव्य विचार सीखने में असमर्थ नहीं हो जाऊंगा? लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से। मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। क्या होगा अगर मैं तलवार क्यूई की खेती नहीं करता? लेकिन मेरी दिव्य भावना इतनी मजबूत है कि सीधे दिव्य विचार को तलवार के इरादे में बदल सकती है। क्या ये काम करेगा? लॉर्ड येलो माउंटेन ने सोचा कि मोहुआ बहुत कल्पनाशील है और उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप तलवार क्यूई की खेती नहीं करते हैं तो आपको तलवार का इरादा कहां से मिलेगा? आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं, क्या आप बिना फॉर्मेशन बनाए फॉर्मेशन के सिद्धांतों को समझ सकते हैं? क्या ये वही सिद्धांत नहीं है? आप तलवार क्यूई की जितनी बेहतर खेती करेंगे, यह उतनी ही तेज होगी और इससे प्राप्त तलवार का इरादा उतना ही शुद्ध और अधिक शक्तिशाली होगा। आप इसे केवल दिव्य विचार से कैसे रूपांतरित कर सकते हैं? क्या आपका दिव्य विचार तलवार साधक की तलवार क्यूई से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? और आपकी दिव्य भावना कितनी प्रबल हो सकती है? मोहुआ ने धीरे से कहा, क्या 16 पैटर्न पर्याप्त हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने उपहास किया, 16 पैटर्न किसके लिए पर्याप्त हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन कुछ और कहने ही वाले थे कि अचानक रुक गए और मोहुआ की ओर देखने लगे। कितने? 16 पैटर्न। भगवान येलो माउंटेन की अभिव्यक्ति जम गई। 16 पैटर्न? ये 16 पैटर्न कैसे हो सकते हैं? आप किस उम्र के हैं? आप किस क्षेत्र में हैं? नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक साधक के पास दिव्य ज्ञान के 16 पैटर्न कैसे हो सकते हैं? आप संभवतः कुछ खा नहीं सकते थे। लॉर्ड येलो माउंटेन का दिल धड़क उठा। उन्होंने तुरंत सीधे सामने देखा और धीरे से कहा, दिव्य भावना के 16 पैटर्न वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन फिर भी दिव्य विचार को तलवार में विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर कितना चाहिए? पंख। लॉर्ड येलो माउंटेन अपने पिछले बयान को कम करने वाले थे। कम से कम एक गोल्डन कोर 20 पैटर्न से ऊपर। और फिर भी गोल्डन कोर इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। आखिरकार दिव्य विचार से तलवार में तलवार क्यूई का तलवार के इरादे में रूपांतरण शामिल है, और तलवार के इरादे से तलवार क्यूई प्रकट होती है, न कि केवल दिव्य विचार से तलवार क्यूई प्रकट होती है। मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी इसे एक बार आजमा सकता हूँ। जब वह दिन आएगा जब मेरी दिव्य भावना 20 पैटर्न प्राप्त कर लेगी और कोर फॉर्मेशन तक पहुंच जाएगी, तब मैं देखूंगा कि क्या मैं अपने आप ही दिव्य विचार को तलवार में बदल सकता हूं। इससे पहले मैं संप्रदाय में रूढ़िवादी ताइक्सु माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड ट्रू जुए के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। आखिरकार लॉर्ड येलो माउंटेन का बयान एक पीड़ित के नजरिए से है। ये तलवार में दिव्य विचार की सटीक विधि नहीं हो सकती है, इसलिए ये केवल एक संदर्भ के रूप में काम कर सकता है। ये सोचकर मोहुआ को थोड़ा दुख हुआ। मैंने पिछली बार तुमसे पूछा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लॉर्ड येलो माउंटेन ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, बताओ ताकि तुम अच्छा अभ्यास करो और मुझे मारने आ जाओ। मोहुआ चौंक गया और उसने सोचा कि यह बात वाजिब है, इसलिए उसने भगवान येलो माउंटेन को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने बैग से कुछ खाने पीने की चीजें निकाली। किसी मित्र से मिलने जाते समय स्वाभाविक रूप से आपको कुछ उपहार ले जाने पड़ते हैं। मैंने ये विशेष रूप से आपके लिए खरीदे हैं। वहां सुअर का मांस, गाय का मांस, सब्जियां, स्नैक्स और यहां तक कि शराब भी थी। उस क्षण लॉर्ड येलो माउंटेन स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ। इतने वर्षों के बाद भाप से पकी रोटी और जंगली फल खाने, प्रतिदिन बिना धूप अगरबत्ती के वर्षा का पानी पीने के आदी हो जाने के कारण वह बहुत पहले ही क्षीण हो चुका था। ये बच्चा मोहुआ, यद्यपि वह थोड़ा शरारती, उग्र और थोड़ा अनुचित था, फिर भी उसका दिल अच्छा था। भगवान येलो माउंटेन को बहुत राहत महसूस हुई। मोहुआ ने भोजन और पेय पदार्थ वेदी पर रख दिए। वेदी का उपयोग प्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता था तथा चढ़ाया गया भोजन और पेय 2 भागों में विभाजित किया जाता था। इसका एक भाग मूर्त बना रहा, जबकि दूसरा भाग दिव्य विचार की पवित्र भेंट में परिवर्तित हो गया, जिसका आनंद पर्वत देवता या अन्य देवता उठा सकते थे। पर्वत देवता द्वारा खाया गया मांस पीला और बेस्वाद हो गया। शराब भी पानी की तरह बेस्वाद हो जाएगी।
मो हुआ ने प्रत्येक भेद को बड़े करीने से रखा, फिर भी जब वह एक मेमने के पैर के पास पहुंचा तो भगवान येलो माउंटेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने तुरंत कहा, कोई मेमना नहीं। मो हुआ अचंभित रह गया, कोई मेमना नहीं। लॉर्ड येलो माउंटेन का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मैं भेड़ का मांस नहीं खाता। मो हुआ को यह अजीब लगा, लेकिन उसने आगे पूछताछ नहीं की। दूसरों की आहार संबंधी आदतों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य बहुत ही नखरेबाज हो सकते हैं और स्वाभाविक रूप से पर्वत देवता भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मो हुआ ने मेमने का पैर अपने खाने के लिए रखने का फैसला किया। पुराने मंदिर के अंदर भगवान येलो माउंटेन और मो हुआ ने एक साथ भोजन किया। भगवान येलो माउंटेन ने आध्यात्मिक मांस और उत्तम आध्यात्मिक मदिरा का आनंद लिया, लेकिन उनका मन विचलित था, लगातार मो हुआ की ओर देख रहा था। मो हुआ वेदी पर बैठा एक मेमने के पैर को कुतर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। वह मांस जिसे खाने की हिम्मत नहीं करता, मो हुआ खा रहा है। भगवान येलो माउंटेन की निगाहें अचानक आशंका से भर गईं। अस्पष्ट रूप से उसे हमेशा लगता था कि मो हुआ भविष्य में कुछ बहुत भयानक कर सकती है। भरपेट खाने पीने के बाद मो हुआ ने भगवान येलो माउंटेन को विदाई दी। ताई जू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉट थ्रू जुए की अवधारणा धीरे धीरे उनके दिमाग में स्पष्ट हो गई। दिव्य ज्ञान तलवार क्यूई गुप्त मैनुअल। कुल 3 दृष्टिकोण, 20 पैटर्न के साथ दिव्य भावना। यह अभी भी एक लंबा रास्ता है। 20 पैटर्नों का क्षेत्र दिव्य इंद्रिय मूल निर्माण निश्चित रूप से एक बड़ी दहलीज थी। वह सोच रहा था कि इसमें क्या अड़चन होगी, लेकिन भगवान येलो माउंटेन के शब्दों के अनुसार 20 पैटर्न के बाद वह दिव्य विचार को तलवार में बदलने का प्रयास कर सकता था। भले ही वह तलवार को रूपांतरित न कर सके, फिर भी उसे प्रयास करने की आवश्यकता थी। वहां तलवार क्यूई भी था। जब उसके पास खाली समय होता तो वह अपनी तलवार क्यूई की साधना भी कर सकता था। उसे इसमें महारत हासिल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे दिव्य विचार को तलवार में बदलने के लिए कुछ नींव रखनी थी। फिर ताई जू मन परिवर्तन तलवार के गुप्त मैनुअल का सच्चा प्रसारण हुआ। वह अधिक कार्य करेगा, अधिक योग्यता अंक एकत्रित करेगा, अधिक अनुमतियां अनलॉक करेगा, अधिक शिष्यों से मिलेगा, अधिक सुराग एकत्रित करेगा, ये देखने के लिए कि क्या वह इसे पहले प्राप्त कर सकता है। हालांकि अभी भी समय था, लेकिन पहले से तैयारी करना बेहतर था। मो हुआ ने सिर हिलाया। एक समय में एक कदम। अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मामला फॉर्मेशन का था। संप्रदाय में वापस लौटने के बाद मो हुआ ने अपनी साधना जारी रखी, कक्षाओं में भाग लिया, संरचनाओं के बारे में सीखा और अपनी दिव्य भावना को परिष्कृत किया। जब भी अवकाश होता वो कुछ मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए सीनियर सिस्टम मुरोम के साथ मिशन पर निकल पड़ते। कुछ समय बाद मो हुआ ने कई कठिनाइयों को सहन करते हुए अंततः 800 से अधिक मेरिट अंक एकत्र किए और फिर दूसरे दर्जे के 16 पैटर्न बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन को भुनाने के लिए मेरिट पवेलियन गए, जिसकी उन्हें लालसा थी। ये संरचना 8 ट्रिग्राम थंडर मैग्नेटिज्म श्रृंखला का हिस्सा थी। यह एक वर्गीकृत प्रकार का गठन था। ताइक्सू गेट के भीतर बहुत कम शिष्यों ने इसका अध्ययन किया, यहाँ तक कि पूरे क्यानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर भी बहुत कम शिष्यों ने इसमें महारत हासिल की। लेकिन मो हुआ के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। मो हुआ ने सावधानीपूर्वक बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन के फॉर्मेशन आरेख को फैलाया, जिससे फॉर्मेशन की भव्य दुनिया के लिए एक नया द्वार खुल गया। एलिमेंटल मैग्नेटिक इंडक्शन बीकन फायर कम्युनिकेशंस। बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन, जिसका मूल्यांकन 800 से ज्यादा योग्यता अंकों का था और जिसे द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ने थंडर मैग्नेटिज्म के सिद्धांत का उपयोग किया। फॉर्मेशन पिवट सिस्टम के निर्माण के माध्यम से इसने संचार के लिए फॉर्मेशन पैटर्न का उपयोग किया, जो एक प्रकार की बागुआ फॉर्मेशन विधि है। यह मो हुआ अध्ययनों से प्राप्त प्रथम प्राइम मैग्नेटिक फॉर्मेशन भी था। इस समय ताइक्सू गेट के भीतर प्रत्येक साधक और वास्तव में कियान जू राज्य सीमा के सभी संप्रदायों में, जिसमें छिपे हुए राक्षस साधक और राक्षस पथ गुट शामिल हैं, अनजान बने रहे। मो हुआ के छोटे हाथों ने उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया था, लेकिन कैसा दरवाजा? ताइक्सू गेट के अंदर एक अस्पष्ट संप्रदाय के शिष्य ने गहन थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन सीखना शुरू कर दिया था। मो हुआ ने युआन चुंबकीय सरणी मानचित्र खोला और उस पर नजर डाली। यह उनके लिए पूरी तरह से विदेशी संरचना आरेख था। चाहे वह निर्माण पैटर्न हो, निर्माण धुरी हो या निर्माण नेत्र का निर्माण हो, वे सभी 5 तत्वों और कुछ 8 त्रिग्राम निर्माण विधियों से बहुत भिन्न थे जो उन्होंने पहले सीखे थे।
यहाँ तक कि आदिम चुंबकीय संरचना के भाग के रूप में भी इसके संरचना पैटर्न उनसे काफी भिन्न थे, जिनका सामना उन्होंने लघु युवान चुंबकीय संरचना में किया था। यह एक रूढ़िवादी थंडर मैग्नेटिज्म गठन विधि थी। मोहुआ का उत्साह बढ़ा क्योंकि उसने स्वयं को पूरी तरह से संरचना आरेख, संरचना स्पष्टीकरण और कुछ अस्पष्ट टिप्पणियों के अध्ययन में डुबोना शुरू कर दिया। जब वह सीख रहा था, मोहुआ अचानक चौंक गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह थोड़ा हैरान था। स्पष्टतः यह एक संरचना थी, फिर भी संरचना आरेखों के 2 सेट थे और दोनों सेटों में 16 पैटर्न थे। इन दोनों संरचना आरेखों की संरचना लगभग एक समान थी, फिर भी प्रत्येक विवरण अलग था। इसके अलावा यह एक मिश्रित संरचना की तरह नहीं लग रहा था। एक संयुक्त संरचना कई संरचनाओं को एक में एकीकृत करती है, संरचनाओं के प्रभावों का समन्वय और ट्रिगर करती है। हालांकि बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन संरचनाओं का ये समूह आपस में जुड़ा हुआ था, फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र था। मोहुआ को पूरी तरह समझ नहीं आया। एल्डर मास्टर शुन की शिक्षा को याद करते हुए और उसे निर्माण की व्याख्या के साथ जोड़ते हुए उसने काफी देर तक विचार किया, फिर कुछ समझ हासिल की। इन 2 संरचना आरेखों के सेटों को एल्डर मास्टर झुन ने निश्चित संरचनाओं के लिए निश्चित पैटर्न संरचना आरेख और परिवर्तनशील संरचनाओं के लिए अनिश्चित संरचना पैटर्न के रूप में संदर्भित किया था। स्थिर संरचना पैटर्न को आधार के रूप में उपयोग करते हुए अस्थिर संरचना पैटर्न को प्रभावित करने के लिए थंडर मैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया गया, जिससे चुंबकीय स्याही में परिवर्तन हुआ और पाठ और कल्पना प्रकट हुई। इसलिए निर्माण आरेखों के ये 2 सेट प्रेरण के लिए आवश्यक थे और एक दूसरे से अपरिहार्य थे। 2 सेट होने का कारण ये था कि यह संरचना एक अकेले संरचना मास्टर के अध्ययन के लिए नहीं थी, इसके लिए 2 या यहाँ तक कि संरचना मास्टर्स के एक समूह की आवश्यकता थी, जो इमेजरी का निर्माण करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। केवल एक ही निश्चित पैटर्न निर्माण आरेख था, लेकिन कई अनिश्चित पैटर्न निर्माण आरेख हो सकते हैं। मोहुआ को कोई आपत्ति नहीं थी, उसकी दिव्य अनुभूति प्रबल थी और ताओवादी स्तंभ के कारण उसे अपनी दिव्य चेतना का पता लगाने में सहायता मिली, जिससे वह निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के पैटर्न सीख सकता था। फिर भी बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन के गठन पैटर्न अभी भी बहुत विविध थे और सामान्य 5 तत्वों और 8 ट्रिग्राम फॉर्मेशन पैटर्न की तुलना में वे अधिक अमूर्त लग रहे थे, जिसने मोहुआ की सीखने की प्रक्रिया को कुछ हद तक धीमा कर दिया। पूरे 2 दिन के बाद मोहुआ ने फॉर्मेशन डायग्राम को पूरी तरह से याद कर लिया। रात होने के बाद मोहुआ ने ताओवादी स्तंभ पर अभ्यास किया। उन्होंने स्थिर संरचना पैटर्न से शुरुआत की, फिर दोनों को एकीकृत करने से पहले अस्थायी संरचना पैटर्न पर आगे बढ़े। संरचना धुरी के माध्यम से उन्होंने थंडर मैग्नेटिक इंडक्शन को प्रेरित किया, जिससे एक पूर्ण बीकन फायर युआन मैग्नेट संरचना बनी। शुरुआत में यह अभ्यास सुचारू रूप से नहीं चला। लेखनकला से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें चित्र बनाते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद मोहुआ बहुत अधिक कुशल हो गया। वह बिना किसी त्रुटि के निश्चित संरचना पैटर्न बना लेता था, और यद्यपि अनिश्चित संरचना पैटर्न में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता था, फिर भी वह उनका अनुमान लगा लेता था। फिर जो कुछ उसने सीखा था उसे लागू करने का समय आ गया। अनिच्छा से मोहुआ ने चुंबकीय स्याही की एक छोटी बोतल के बदले में 60 योग्यता अंक खर्च किए और एक साधारण एरे प्लेट पर बीकन फायर युआन मैग्नेट संचार सरणी के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली स्थापित की। उन्होंने इसे स्थिर युआन चुंबक संरचना पर आधारित किया, जिसमें अस्थिर युआन चुंबक संरचना सतह परत के रूप में और चुंबकीय स्याही प्रकटीकरण परत के रूप में कार्य करती है। मोहुआ ने अपनी दिव्य भावना को स्थिर संरचना पैटर्न में प्रेषित किया, जिसने थंडर मैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से अस्थिर संरचना पैटर्न को प्रभावित किया, जिससे संरचना पैटर्न में विविधता आई। इसके बाद अनिर्धारित संरचना पैटर्न में परिवर्तन के कारण चुंबकीय स्याही ने प्रतिक्रिया दी और पाठ प्रदर्शित किया। संरचनाओं के इस सेट के अनुप्रयोग तर्क के बाद चुंबकीय स्याही का वह पोखर, जिसकी कीमत मोहुआ को 60 योग्यता अंक थी और जो अत्यधिक कीमती था, धीरे धीरे एरे प्लेट के शीर्ष पर अपना नाम प्रकट कर दिया। मोहुआ, यह एक सफलता थी। मोहुआ रोमांचित था, लेकिन फिर उसे खालीपन का एहसास हुआ। अपनी ठोड़ी को छूते हुए मोहुआ चिंतन में डूब गया। हालांकि यह सफल रहा, इस चीज का वास्तव में क्या उपयोग हो सकता है? यह देखने में सरल लगता था, लेकिन इसके निर्माण के पीछे का सिद्धांत वास्तव में काफी जटिल था। यद्यपि यह जटिल लग रहा था, लेकिन इसकी कार्यक्षमता काफी सरल थी। कुल मिलाकर इसका प्रभाव दिव्य चेतना नियंत्रित स्याही से अपना नाम लिखने से भिन्न नहीं था। बीकन फायर युआन चुंबक संरचना, क्या बस इतना ही था?
इस संरचना का उपयोग संचार के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन ये संदेश कैसे पहुंचाएगा? मो हुआ ने बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन के फॉर्मेशन स्पष्टीकरण को कई बार पढ़ा था और उसे संचार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, जो कुछ हद तक निराशाजनक था। संरचना आरेख केवल एक आरेख था और इसमें किसी अन्य प्रकार की विरासत शामिल नहीं थी। मो हुआ असहाय महसूस कर रहा था। वे बहुत कंजूस थे। कम से कम कुछ स्पष्टीकरण से उसे दिशा मिल सकती थी। मो हुआ ने काफी देर तक सोचा, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस अंदाजा लगा पा रहा था कि शायद इसका फॉर्मेशन पिवट से कुछ लेना देना है, लेकिन असल में क्या था ये वह इतनी जल्दी समझ नहीं पाया। मो हुआ ने इस पर विचार किया और अंततः एल्डर मास्टर जून से परामर्श करने का निर्णय लिया। एल्डर मास्टर जून आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे और इस सवाल पर आश्चर्यचकित हो गए, क्या आपने बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन सीख लिया है? मो हुआ ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूं। उन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया था और यह कहना ठीक नहीं था कि उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है। बड़े मास्टर जून ने राहत की सांस ली। उसने भी यही सोचा, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आखिरकार ये 16 पैटर्न्स का एक स्वरूप था और वह भी एक अस्पष्ट थंडर मैग्नेटिज्म। एल्डर मास्टर जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मो हुआ अक्सर उनसे कुछ ऐसे विषय पूछते थे जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी लगते थे। कि प्यास के बिना एक फॉर्मेशन मास्टर एक अच्छा फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। एल्डर मास्टर जुन ने कहा, यह फॉर्मेशन पिवट है। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि यह सचमुच ऐसा ही था। बड़े मास्टर जुन ने अपनी चाय की चुस्की ली और मो हुआ को समझाया, यद्यपि आदिम चुंबक संरचना में दो भाग होते हैं, वे परस्पर उत्पादक होते हैं और उन्हें एकल संरचना माना जाता है। प्राइमोर्डियल मैग्नेट फॉर्मेशन पर आधारित और फॉर्मेशन पिवट के माध्यम से संचालित मैसेजिंग फॉर्मेशन की एक घनिष्ठ रूप से जुड़ी प्रणाली है, जो अनिवार्य रूप से एक कंपाउंड फॉर्मेशन के समतुल्य है। हालांकि यह मिश्रित संरचना काफी विशेष है। इसमें शामिल स्थिर और अस्थिर संरचनाएं सभी एक ही मूल की हैं, केवल संरचना धुरी का अनुक्रम भिन्न है। अनुक्रम। मो हुआ चौंक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आध्यात्मिक धुरी गठन। अनुक्रमिक संरचना पैटर्न में बहुस्तरीय अनुमतियों के साथ एक बहुस्तरीय नियंत्रण। एल्डर मास्टर जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप फॉर्मेशन पिवट अनुक्रम के बारे में जानते हैं? मो हुआ ने पलकें झपकाईं और अपना सिर हिलाया। बड़े मास्टर जून ने सोचा कि मो हुआ एक अजीब बच्चा था, लेकिन उन्होंने आगे कहा, एक एकल बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन को पॉजिटिव नेगेटिव इनर आउटर और फिक्स्ड एंड फिक्स्ड दोहरे लेयर फॉर्मेशन की परस्पर क्रिया के लिए फॉर्मेशन पिवट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन ये तो व्यक्तिगत संदेश निर्माण का सिद्धांत है। संदेश भेजने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए अनेक बीकन फायर युआन मैग्नेट संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें आधार के रूप में निश्चित संरचना पैटर्न और एक समझौते को बनाने के लिए अनिर्धारित संरचना पैटर्न का सामंजस्य होता है, जो सभी संरचना पिवट द्वारा बनाए रखा जाता है। संदेश संरचनाओं के एक सेट में कई आदिम चुंबक संरचनाएं शामिल होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में पहचान की पहचान करने के लिए एक विशेष संरचना धुरी अनुक्रम होता है। विभिन्न अनुक्रम, विभिन्न अनुमतियां, अलग अलग अनुमतियां, अलग अलग कार्य, यहाँ तक कि संदेश भेजने की दिशा भी अलग अलग होती है। कुछ एक तरफा होती हैं, कुछ दो तरफा होती हैं, अन्य बहुदिशात्मक होती हैं। एल्डर मास्टर जुन ने बस थोड़ा सा संकेत दिया, लेकिन मो हुआ पूरी तरह से समझ गया। वह अनुक्रम से बहुत परिचित थे। सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन शक्तियों को अनुक्रम द्वारा विभाजित करता है तथा संपूर्ण आध्यात्मिक पिवट फॉर्मेशन प्रणाली के भीतर शक्तियों के परिमाण और स्वामित्व का निर्धारण करता है। लेकिन अंतर यह है कि सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन अनुक्रमिक फॉर्मेशन पैटर्न का उपयोग करता है, जबकि बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन अनुक्रमिक फॉर्मेशन पिवोट्स का उपयोग करता है। यद्यपि इनमें अंतर है, फिर भी संरचनाओं के मूलभूत सिद्धांत समान हैं। तो अनुक्रमिक संरचना धुरी कैसी दिखती है? अनुक्रमिक संरचना धुरी के समन्वय के बाद क्या इसे मुख्य बड़े संरचना धुरी में संक्षेपित किया जाना चाहिए? मो हुआ ने फिर पूछा। सहज रूप में। एल्डर मास्टर जुन ने अपना सिर हिलाया और बोलने ही वाले थे कि अचानक हिचकिचाए और अपना मुंह बंद कर लिया। मो हुआ ने काफी देर तक इंतजार किया, ये देखकर कि एल्डर मास्टर जून चुप थे। हैरान होकर उसने कहा, एल्डर मास्टर कृपया आगे बढ़ें। बड़े मास्टर जून ने सोच विचार कर कहा, अभी आपके लिए ये सीखना बहुत जल्दी है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मो हुआ ने निराशा से आह भरी।
बड़े मास्टर झुन ने कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, कुछ और पूछो, मैं तुम्हें अन्य चीजों के बारे में बताऊंगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी। जैसे ही वह बोलने वाला था, एल्डर मास्टर जून ने कहा, लेकिन केवल एक प्रश्न। उसे डर था कि मोहुआ अंतहीन प्रश्न पूछेगा और लापरवाही के एक पल में गलती से उसे कुछ ऐसा बता देगा जो इस बच्चे को अभी तक नहीं पता होना चाहिए। केवल एक। ठीक है तो, मोहुआ ने आह भरी। उन्होंने एक क्षण सोचा और अंततः वह प्रश्न पूछा जो उन्हें बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन का अध्ययन करते समय सबसे अधिक असंगत लगा था। वरिष्ठ गुरु, आदिम चुंबक संरचना स्थिर संरचना पैटर्न और अनिश्चित संरचना पैटर्न के बीच अंतर क्यों करती है? उनके बीच विशिष्ट संबंध क्या है? ये संबंध क्यों मौजूद है? मोहुआ ने गहराई से सोचा, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। बड़े मास्टर जून ने मन ही मन आह भरी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, लेकिन इसे अभी भी एक प्रकार के मुद्दे के रूप में गिना जाता है, और चूंकि इसमें केवल एक ही गठन शामिल है, इसलिए इस पर चर्चा करना स्वीकार्य है। एल्डर मास्टर झुन ने कहा, स्थिर और अस्थिर संरचनाओं का सार उनके संरचना पैटर्न में निहित है। स्थिर आधार है और अस्थायी स्थिर संरचना पैटर्न की छाया की तरह कार्य करता है। आप इन दोनों को एक ही संरचना का हिस्सा मान सकते हैं, जहां उनके संरचना पैटर्न को एक ही पैटर्न माना जाता है। लेकिन केवल जब दोनों को मिलाया जाता है, तभी वे एक ही संरचना बना सकते हैं, वास्तविक युआन चुंबकीय पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं और संदेश संरचना के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं। इस बिंदु पर एल्डर मास्टर जून की नज़र तेज हो गई और उनकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। युआन चुंबकीय स्थिर और अस्थायी संरचना पैटर्न के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म संबंध है, जो जटिल और गहन है और इसे समझना आसान नहीं है। इसलिए फॉर्मेशन मास्टर्स के पिताओं के पास युआन चुंबकीय फॉर्मेशन पैटर्न को फिक्स्ड और अनफिक्स्ड श्रेणियों में वर्गीकृत करने का एक शानदार विचार था, ताकि थंडर मैग्नेटिक सेंसिंग को रिकॉर्ड किया जा सके, जिससे फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए फॉर्मेशन को समझना और बनाना आसान हो सके। युआन चुंबकीय संरचना पैटर्न को स्थिर और अनिश्चित में विभेदित करना। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है, लेकिन संरचनाओं के बारे में अपनी सीमित समझ के कारण, यद्यपि उन्होंने समझने की कोशिश की, वे इस अवधारणा को समझ नहीं पाए। यह मानते हुए कि मोहुआ को समझ नहीं आया, एल्डर मास्टर जून ने समझाया, आदिम स्थिर एकीकृत है, अपेक्षाकृत स्थिर है। लेकिन आदिम अनिश्चित संरचना पैटर्न में विभिन्न उत्परिवर्तन होते हैं, जो कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा भी निर्धारित होते हैं। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। उदाहरण के लिए, एल्डर मास्टर झुन ने एक उदाहरण दिया, मैं 10 स्वर्गीय तनों से जेय चरित्र को आदिम स्थिर के रूप में उपयोग करूंगा और मेरे हाथ में यह चाय का कप अस्थायी के रूप में। इस प्रकार जब मैं कोई संदेश भेजूंगा और उसमें जेय अक्षर लिखूंगा, तो जो दिखाई देगा वह टी कप होगा। यह आपके और मेरे बीच एक समझौता है। चाय के कप के अलावा आप किसी भी चीज पर सहमत हो सकते हैं। चाय की पत्ती, चाय का पानी, चायदानी, कुछ भी संभव है। यदि आप इस समझौते के बारे में जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि जिया का अर्थ चाय का कप होता है। यदि आप इसे नहीं जानते, तो आप ये बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ये भी नहीं पता कि मैंने जो फॉर्मेशन पैटर्न भेजा है उसका मतलब क्या है। मोहुआ ने कहा, क्या ये गोपनीयता के लिए है? एल्डर मास्टर जून ने सिर हिलाया। यही कारण है कि युआन मैग्नेट फॉर्मेशन अपने आप में एक प्रकार की गोपनीय फॉर्मेशन विधि है। एक समझौता चाय का कप, फिक्स्ड थंडर मैग्नेटिक सेंसिंग अनफिक्स्ड। यह इस वर्ग के निर्माण विधियों का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। बेशक ये कहना सरल है, लेकिन वास्तव में फॉर्मेशन विधि को लागू करना बहुत जटिल और कठिन है। खाना खत्म करने के बाद एल्डर मास्टर जून ने चाय की एक घूंट ली। मोहुआ गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर कि उसने मोहुआ को चकमा दे दिया है, एल्डर मास्टर झुन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वापस जाओ और इस पर ध्यान से सोचो। धन्यवाद एल्डर। शिष्य के निवास पर वापस आकर मोहुआ अभी भी एल्डर मास्टर जून के शब्दों पर विचार कर रहा था। वह समझ गया कि एल्डर मास्टर जून ने क्या कहा था, लेकिन जितना अधिक वह अन्य मुद्दों के बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह भ्रमित होता जाता। अब जितना अधिक मोहुआ इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसे लगता कि उसने ये निर्माण विधि व्यर्थ ही सीखी है। हालांकि बीकन फायर युआन मैग्नेट मानचित्र पर केवल एक निश्चित और एक अनिश्चित संरचना आरेख था। वास्तविकता ये थी कि अनिर्धारित विविधतापूर्ण था और एल्डर मास्टर झुन के अनुसार कुछ निश्चित गठन विधि नियमों का पालन करके उसे बनाया भी जा सकता था।
उन्होंने जो संरचना आरेख बदला था वह एक उदाहरण जैसा प्रतीत हो रहा था। निश्चित गठन पैटर्न समझौता नियम अनिश्चित गठन पैटर्न की इस अपेक्षाकृत बंद गठन संरचना के साथ वह गिद्ध के पत्र टोकन को डिकोड नहीं कर सका, क्योंकि गिद्ध के पत्र टोकन का पाठ मिटा दिया गया था। मौलिक निश्चित संरचना पैटर्न बने रहे। लेटर टोकन में मजबूत सामग्री का उपयोग किया गया था तथा नींव पर स्थिर संरचना पैटर्न को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, लेकिन अनिश्चित संरचना पैटर्न मिटा दिए गए थे। साथ ही चुंबकीय स्याही का रिसाव भी हो सकता है। वह बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन या सहमत अनिश्चित फॉर्मेशन पैटर्न के अनुरूप निश्चित फॉर्मेशन पैटर्न द्वारा स्थापित निर्माण संबंध के बारे में नहीं जानता था। इसलिए वह निश्चित संरचना पैटर्न के माध्यम से अनिश्चित संरचना पैटर्न को नहीं समझ सका। लेटर टोकन में पाठ को पुनर्स्थापित करना तो दूर की बात है। एल्डर मास्टर जून के उदाहरण का उपयोग करें तो मैं अक्षर ए जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका विपरीत समझौता क्या है, इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह निश्चित एक चाय के कप चाय या चाय की पत्तियों को संदर्भित करता है। और अगर मैं जानना चाहता हूं कि विपरीत समझौता क्या है, मुझे युआन मैग्नेट फिक्स्ड और अनफिक्स्ड फॉर्मेशन पैटर्न वाले लेटर टोकन में संपूर्ण फॉर्मेशन डायग्राम को अलग करना होगा, जिससे समझौता नियमों का एक पूरा सेट बहाल हो सके। कोई आश्चर्य नहीं, मोहुआ ने आह भरी। ताओवादी दरबारी अधिकारी ने लापरवाही से इस खाली पत्र टोकन को त्याग दिया था, क्योंकि एक बार पाठ मिट जाने पर लेटर टोकन वास्तव में बेकार हो जाता है। संपूर्ण संरचना आरेख को जाने बिना, अनिर्धारित पैटर्न को मिटाए बिना, केवल मौलिक निश्चित संरचना पद्धति पर निर्भर रहते हुए इसे पुनर्स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मोहुआ को अभी भी थोड़ी उम्मीद थी। यदि वह गुप्त पैटर्न को डिकोड नहीं कर सका या चुंबकीय स्याही को पुनर्स्थापित नहीं कर सका, तो युआन चुंबकीय संरचना का अध्ययन करना बहुत सार्थक नहीं होगा, कम से कम उसके मूल इरादों से भटककर। अगले दिनों में मोहुआ ने अभी भी हर रात ताओवादी स्टेल के सामने युआन मैग्नेट फॉर्मेशन का अभ्यास किया। भले ही केवल अपनी दिव्य भावना को निखारने के लिए उसे अभी भी युआन चुंबक संरचना के 16 पैटर्न का अभ्यास करने की आवश्यकता थी, खासकर तब जब 800 मेरिट अंक दांव पर लगे थे। उसे निश्चित रूप से अपने मूल इरादे को पुनः प्राप्त करना था। हालांकि जैसे जैसे मोहुआ ने अभ्यास किया, वह एक साथ कई काम करने लगा और बार बार एल्डर मास्टर जून के शब्दों को अपने मन में दोहराने लगा। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह कुछ खो रहा है। मोहुआ ने गहराई से सोचना शुरू किया। बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन ने एकल फॉर्मेशन के माध्यम से एक कंपाउंड फॉर्मेशन का निर्माण किया तथा फॉर्मेशन पिवट अनुक्रम के माध्यम से सरल संचार प्राप्त किया। जहां तक संचार से परे के कार्यों का प्रश्न है, अधिक जटिल कार्यों को वह अभी नहीं सीख सकता था, इसलिए उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। गठन धुरी अनुक्रम, वह फिलहाल उन्हें नजरअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अभी तक बीकन फायर युआन मैग्नेटिक डुप्लेक्स फॉर्मेशन का निर्माण करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इसमें अस्थायी रूप से फॉर्मेशन पिवोट शामिल नहीं थे। इसका मतलब था गठन पैटर्न। मोहुआ थोड़ा स्तब्ध था, वह किसी बात को लेकर सचमुच चिंतित था। एल्डर मास्टर झुन ने कहा कि फिक्स्ड मौलिक आदिम चुंबकीय संरचना पैटर्न था जो स्थिर था। अनिर्धारित को निश्चित के साथ मिलान किया गया था और कुछ निश्चित गठन विधि नियमों के भीतर निश्चित गठन पैटर्न द्वारा नामात्र रूप से निर्धारित किया जा सकता था और तदनुसार बदल भी सकता था। क्यों? स्थिर अस्थायी को क्यों प्रभावित कर सकता है? सिर्फ नामांकित होने के कारण, समझौते के कारण। मोहुआ थोड़ा नटखट हो गया। हालांकि यह बाल की खाल निकालने जैसा लगता था, उसे हमेशा लगता था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। और इसे आदिम चुंबकीय संरचना पैटर्न क्यों कहा जाता है? इसे सीधे तौर पर थंडर मैग्नेटिक फॉर्मेशन पैटर्न क्यों नहीं कहा जाता? या इसे सेकेंडरी थंडर पैटर्न कहें? चुंबकीय सकारात्मक और नकारात्मक उत्पन्न और प्रतिकर्षित करते हैं। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, इसे बहुत संदिग्ध पाया, और फिर एरेप्लेट पर उन्होंने बीकन फायर युआन मैग्नेट के लिए तरीकों का पूरा सेट स्थापित किया। फिर फिक्स्ड और अनफिक्स्ड के बीच संबंधों का निरीक्षण करने के लिए फॉर्मेशन को सक्रिय किया, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। निश्चित गठन पैटर्न प्रेरण अनिश्चित बस इसके साथ बदल गया, बहुत साधारण, बहुत आम। मोहुआ की दिव्य संवेदना थोड़ी सघन हो गई। उसने स्वर्गीय गुप्त गणना का प्रयोग किया और लंबे समय के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। मोहुआ की भौहें तन गईं। ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः दो संभावनाएं थीं। एक तो ये कि वह वास्तव में बाल की खाल निकाल रहा था और वास्तव में युआन मैग्नेट संरचनाओं के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं थी।
दूसरा ये था कि उसकी दिव्य इंद्रिय कमजोर थी या उसकी गणना शक्ति अपर्याप्त थी और वह जटिलताओं को नहीं देख सकता था। मो हुआ ने सोचा कि उसे पहले खुद से कारण जानना चाहिए। उनकी निर्णय क्षमता में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनकी दिव्य ज्ञान क्षमता में थोड़ी कमी थी। मो हुआ ने अपना मन बना लिया, उसकी पुतलियां काली हो गईं, उसका दिव्य विचार ताओवादी वस्त्र में लिपटा हुआ था, उसकी दिव्य इंद्रिय एक काले रंग की दोहरी छवि प्रदर्शित कर रही थी, जो स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना को सक्रिय कर रही थी। बीकन फायर मूल चुंबक _4 उसी समय स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना के आधार पर उसकी निगाहें पानी की तरह आधी साफ लग रही थीं, बादलों के पैटर्न बह रहे थे जो स्वर्गीय गुप्त गणना को प्रेरित कर रहे थे। फिर भी दोनों तरीकों का उपयोग करने के बाद भी वह कुछ भी समझ नहीं सका। मो हुआ को विश्वास नहीं हुआ और उसने परिणाम जानने के प्रयास में अपनी दिव्य इंद्रियों को क्षीण करना जारी रखा, और मो हुआ की दिव्य इंद्रियां उत्तरोत्तर पीड़ादायक होती गईं, मानो गणना की दो अलग अलग विधियों द्वारा उन्हें तोड़ मरोड़ कर अलग किया जा रहा हो। जैसे ही मो हुआ अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था, उसकी दिव्य इंद्रियां समाप्त होने वाली थीं और अंधकार उसकी दृष्टि को घेरने लगा था। अचानक उसके सामने एक धुंधली रोशनी प्रकट हुई। घने काले शून्य के भीतर पतली और अत्यंत महीन पीली नीली रेखाएं उभर आईं। ये रेखाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं, इनमें कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के बीच वे लगातार स्थानांतरित और परिवर्तित होते रहे, एक धुंधली सी थंडर फ्लो। मो हुआ के दिल में एक झटका सा दौड़ गया। ये वह क्षण था जब मो हुआ की दिव्य इंद्रिय समाप्त हो गई थी और उसकी चेतना के सागर में तीव्र दर्द फैल गया था। उसके पास अपना सिर पकड़कर जमीन पर लेटने और काफी देर तक गहरी सांसें लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तब जाकर वह होश में आ सका। लेकिन उसी समय मो हुआ की निगाहें उत्साह से भरी हुई थीं। वह समझ गया था, फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा फॉर्मेशन पैटर्न का नामकरण सटीकता के साथ किया जाता है। आदिम चुंबकीय संरचना पैटर्न को थंडर मैग्नेटिज्म पैटर्न क्यों नहीं कहा जाता है? इसका कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिम चुंबकीय पैटर्न में वास्तव में गड़गड़ाहट नहीं होती है। प्राइम मैग्नेटिक फॉर्मेशन स्थिर और अनिश्चित फॉर्मेशन पैटर्न के बीच सकारात्मक और नकारात्मक के विकर्षिक संबंध का उपयोग करके मंद बिजली उत्पन्न करता है, जिससे थंडर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। हालांकि पैटर्न स्वयं गड़गड़ाहट से संबंधित नहीं है। जो चीज वास्तव में गड़गड़ाहट से संबंधित है वह है दो प्रकार के पैटर्नों के बीच प्रेरण, जो उत्पन्न मंद गड़गड़ाहट प्रवाह से उत्पन्न होता है। अर्थात केवल स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना को नियोजित करके और स्वर्गीय गुप्त गणना को चरम सीमा तक धकेलकर ही वह उन धुंधली नीली रेखाओं को देख सकता था। ये हैसली गर्जन, ये पंक्तियां वास्तविक द्वितीयक थंडर पैटर्न है। उन द्वितीयक थंडर पैटर्नों में निपुणता प्राप्त करके, जो थंडर पैटर्नों के समान मूल के हैं, व्यक्ति आदिम चुंबक संरचना के सार को समझ सकता है और थंडर चुंबकत्व संरचना के बारे में अपनी समझ को धीरे धीरे गहरा कर सकता है तथा ऐसे संरचनाओं की नींव की जांच कर सकता है। और क्या वह दिन आ सकता है जब उसकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से मजबूत हो, उसकी चालाक गणना पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो और उसकी गणना अत्यधिक गहरी हो। वह दिव्य विचार के साथ द्वितीयक थंडर पैटर्न में हेरफेर करने में भी सक्षम हो सकता है, चुंबकीय प्रकार के पैटर्न की सभी बाधाओं को भेद सकता है और गुप्त रूप से संरचना धुरी को नष्ट कर सकता है। विशाल थंडर मैग्नेटिज्म बड़े गठन पर नियंत्रण कर सकता है। मो हुआ की आंखें चमक उठी, लेकिन वह अपनी चेतना के सागर में बढ़ते दर्द को सहन नहीं कर सका। अंत में उसका छोटा सा सिर धड़क उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा, गहरी नींद में सो गया। अल्पविराम। इस बीच एक अज्ञात भूमिगत गुप्त कक्ष में, उदास और अंधकार में, गुप्त कक्ष में वेदी के ऊपर एक विशाल खोपड़ी थी जिस पर मानव चेहरा और राम सींग थे। इसके नुकीले दांत भयंकर थे और इसकी सतह खून से सनी हुई थी। श्री तू अभी भी खोपड़ी के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसका रंग पीला था, उसकी आंखें हरी थीं, उसकी उंगलियां लंबी थीं और उनमें से खून बह रहा था, और वह धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। वह बालक ईश्वरीय प्रभु का सर्वोत्तम भ्रूण था, पुनर्तः अच्छा, और जब वह दुष्टता से भ्रष्ट हो जाता तो उसमें असीम द्वेष उत्पन्न होता। अब दानव जड़ें जमा रहा है। पर अब श्री तूने अपने दांत पीस लिए। प्रवर्तक भगवान OG0 से ओमाइक्रोन मर चुका है। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। ऐसा लगता है जैसे वह मारा गया हो, शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए हों। फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज ने जिंदा ही खा लिया हो और उसके पीछे हड्डियां भी नहीं बची हों। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसका चेहरा भूतिया सफेद पड़ गया, उसके होंठ फट गए और उसने कांपते हुए कहा, एनफोर्स लॉर्ड को कौन सा प्राणी धमकी दे सकता है?
हालांकि द्वितीय श्रेणी का इन्फोज लॉर्ड महान निर्जन प्रदेश की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है और दिव्य संप्रभुता द्वारा कार्य करता है। ये दिव्य लॉर्ड का रक्त वहन करता है और दिव्य लॉर्ड द्वारा आशीर्वादित है। अब तक की बात करें तो श्री तू अचानक पसीने से तरबतर हो गया और जोरदार विरोध किया। नहीं नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं, न ही मेरा मन बदला है। ईश्वरीय प्रभु के प्रति मेरी निष्ठा स्वर्ग और पृथ्वी पर स्पष्ट है, जिसका साक्ष्य सूर्य और चंद्रमा भी देते हैं। अल्पविराम। श्री तूने कस्में और प्रतिज्ञाएं ली और दृढ़तापूर्वक बोलने से पहले उसे शांत होने में काफी समय लगा। ये व्यक्ति अवश्य ही मास्टर होगा, कम से कम स्वर्ग शून्य स्तर पर। यह ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे बलपूर्वक पराजित किया जा सके। हमें एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना को आगे बढ़ाया जाए। अल्पविराम। श्री तूने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली, अपने आप से कुछ बुदबुदाया और अंततः उस भयानक रामसीन वाली अस्थि नक्काशी के सामने गहराई से दंडवत हो गया। गहन श्रद्धा और निर्भीक संकल्प के साथ उन्होंने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, रक्त बलिदान का हौल सभी के लिए अज्ञात है। दिव्य भगवान का पवित्र भ्रूण भी किसी भी जांच से परे है, और दिव्य प्रभु की महिमा निश्चित रूप से महान जंगल द्वारा पोषित होगी, नौ राज्य को उलट देगी। ये संसार रक्त की नदियों से भर जाए, सभी जीव मात्र आवारा कुत्ते बन जाएं। केवल हमारे प्रभु ही अमर और चिरस्थायी रहेंगे। स्वर्गीय गुप्त एकीकरण। अगले दिन महुआ एक असहनीय सिरदर्द के साथ उठा। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय को चेतना के सागर में डुबो दिया और तभी उन्हें पता चला कि चेतना के सागर के भीतर उनकी दिव्य इंद्रिय में धागे जैसी दरारें पड़ गई थीं। प्रत्येक गतिविधि के साथ हल्का सा चुभने वाला दर्द भी हो रहा था। महुआ ने एक क्षण तक सोचा, फिर अचानक वह स्तब्ध रह गया। क्या ये स्वर्गीय गुप्त की गणना और स्वर्गीय गुप्त गणना दोनों को एक साथ उपयोग करने का दुष्प्रभाव क्या है? स्वर्गीय गुप्त गणना ने मूल गहराई पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार को समझने का प्रयास किया। स्वर्गीय रहस्यपूर्ण ट्रिकी गणना ने विविध भ्रम पैदा किए, जो कई कोनों से चौड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते थे। दोनों सर्वोच्च दिव्य इंद्रिय गणनाओं को नियोजित करने से चेतना के सागर पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप दिव्य इंद्रिय का फटना और पतन होगा। उसकी दिव्य भावना में दरारें अब एक संकेत थी। महुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनका दिव्य चेतना रूपांतरण पहले से ही एक औसत साधक की तुलना में अधिक गहरा और लचीला था, और उन्होंने गणना और कठिन गणना का एक साथ प्रयोग अक्सर नहीं किया था, इसलिए यद्यपि दर्द था, लेकिन ये गंभीर नहीं था। लेकिन अगर वह इसी तरह उनका उपयोग करता रहा, जब तक उसकी दिव्य इंद्रिय उस भेड़ सींग वाले प्रवर्तक की खोपड़ी की तरह पूरी तरह ठोस और अविश्वसनीय रूप से कठोर नहीं हो जाती, तब तक वह गणना और मुश्किल गणना दोनों का एक साथ उपयोग करने के भारी बोझ को सहन नहीं कर सकती थी। अन्यथा देर सवेर उसकी दिव्य भावना दो गणनाओं के कारण पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाएगी। महुआ ने तेज सांस ली। ये खत्म हो गया है, मैं इन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय गुप्त गणना तकनीकें विभाजित थीं। उनके गुरु ने एक सीखी और उनके चाचा ने दूसरी सीखी। अपने गुरु की प्रतिभा और अपने चाचा की चतुराई के बावजूद कोई भी दोनों बातें नहीं सीख सका। उसके पास न तो अपने गुरु जैसी स्वाभाविक योग्यता थी और न ही अपने चाचा जैसी चतुराई, फिर भी वह दोनों चीजें सीखने में कामयाब रहा, जो पहले से ही एक बहुत बड़ी बात थी। अब दोनों को एक ही समय में उपयोग करना वास्तव में एक इच्छाधारी सोच थी। इस विचार के साथ महुआ के मूड को कुछ संतुलन मिला। संतोष खुशी लाता है, ये जानना कि कब रुकना है, बुद्धिमत्ता का एक रूप है। महुआ ने खुद को सिर हिलाया। अब उसकी दिव्य इंद्रिय पीड़ाग्रस्त हो गई थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। महुआ ने कई दिनों तक आराम किया, न तो कोई आकृति बनाए न ही कोई आकृति पुस्तकों से परामर्श किया, तथा जब तक वह स्वस्थ नहीं हो गया तब तक अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग भी नहीं किया। जब उनकी दिव्य इंद्रिय के संचालन से दर्द होना बंद हो गया, तभी उन्होंने बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन का अध्ययन जारी रखा। जैसा कि उसने पहले अनुमान लगाया था, बीकन फायर युआन मैग्नेट संरचना का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य पहलू चुंबकीय आध्यात्मिक शक्ति से युक्त मंद थंडर फ्लो था, जो स्थिर और अनिश्चित युआन चुंबकीय पैटर्न के बीच उत्पन्न होता था। ये वज्र प्रवाह अत्यंत सूक्ष्म थे तथा इन्हें समझना बहुत कठिन था। वे आध्यात्मिक शक्ति की तरह थे, फिर भी वे निर्माण पैटर्न की तरह भी थे, जो दोनों के बीच विद्यमान थे, एक प्रकार के नाजुक द्वितीयक थंडर फ्लो के रूप में। आदिम चुंबक संरचना को धोखा देने और तोड़ने के लिए किसी को इन द्वितीयक थंडर फ्लो, या जिसे द्वितीयक थंडर पैटर्न कहा जा सकता है, में महारत हासिल करनी होगी।
ये सच्चे द्वितीयक थंडर पैटर्न समझौते थे, स्वयं कानून, स्थिर और अनिश्चित के बीच एक सेतु। मोहुआ ने पुनः आदिम चुंबक संरचना का अनुकरण किया और फिर उसे समझने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया। लेकिन उन्होंने पाया कि ट्रिकी गणना और गणना की वृद्धि के बिना, केवल अपने दिव्य विचार की शक्ति के साथ, वह अब माध्यमिक थंडर पैटर्न को नहीं समझ सकते थे। मोहुआ ने काफी प्रयास किया, उसकी दिव्य इंद्रियां परिश्रम से सुन्न हो गईं, फिर भी कोई निशान नहीं मिला। यदि वह इसे समझ नहीं सकता तो वह इसे सीख भी नहीं सकता। N0 न्यू जियो ओमाइक्रोन। मोहुआ ने फिर से भौहें चढ़ाईं। संतुष्ट और खुश रहना काम नहीं कर रहा था। यदि संतोष ही खुशी है तो कोई प्रगति नहीं होगी। वस्तुगत परिस्थितियों ने उसे लालची होने के लिए मजबूर कर दिया। उसे गणना और मुश्किल गणना दोनों का उपयोग करना था और उसे उन दोनों का एक साथ उपयोग करना था। अन्यथा वह द्वितीयक थंडर फ्लो की झलक कैसे देख सकता था, बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन के रहस्यों का अध्ययन कैसे कर सकता था और लेटर टोकन के रहस्यों को कैसे उजागर कर सकता था। लेकिन उन्हें एक साथ उपयोग करने से उसकी दिव्य भावना नष्ट हो जाएगी। ट्रिकी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन दोनों को एक साथ चलाना बहुत भारी बोझ था। कभी कभार इसका प्रयोग ठीक था, लेकिन यदि इसका बार बार प्रयोग किया जाए तो उसकी चेतना का सागर निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। मोहुआ बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी बाहें तकिए की तरह उसके सिर के नीचे थीं, भौहें सिकुड़ी हुई थीं, आंखें साधारण और प्राचीन छत पर टिकी हुई थीं और वह लगातार पलकें झपका रहा था। इस बीच उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था, वह अपने पास उपलब्ध सभी साधनों पर एक एक करके विचार कर रहा था। तभी अचानक उसे एक विचार आया और उसे यह बात समझ में आई। ताओवादी स्तंभ। ताओवादी स्तंभ पर दैवीय अनुभूति का पता लगाया जा सकता है। ताओवादी स्तंभ पर संरचना पैटर्न बनाकर उनके द्वारा विकसित दिव्य भावना का पता लगाया जा सकता है। तो क्या हुआ अगर ताओवादी स्तंभ पर उन्होंने आदिम चुंबक संरचना के भीतर द्वितीयक थंडर फ्लो का अनुमान लगाने के लिए स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना और स्वर्गीय गुप्त गणना दोनों का उपयोग किया। भले ही चेतना के सागर को कष्ट हुआ हो और उसकी दिव्य भावना टूट गई हो, लेकिन जब तक अनुमानित गठन पैटर्न मिटा दिए गए थे, क्या इसका मतलब था? क्या उनकी दिव्य भावना अभी भी वापस आ सकती है और हमेशा की तरह बरकरार रह सकती है? मोहुआ का दिल कांप उठा और वह तुरंत उठ बैठा। उन्होंने सोचा कि यह विचार बहुत दूर की कौड़ी लग रहा था, कि धोखाधड़ी थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने ये भी महसूस किया कि वास्तव में ये बहुत उचित था। ताओवादी स्तंभ एक शून्य की तरह प्रतीत होता था, फिर भी ऐसा लगता था कि वह सब कुछ अपने में समेटे हुए है। दिव्य भावना को पैटर्न में बदलना और पैटर्न को पुनः दिव्य भावना में बदलना। दिव्य भावना को अस्तित्व से अनिस्तित्व में परिवर्तित करना, फिर अनिस्तित्व से वापस अस्तित्व में, सृजन और शून्यता से अस्तित्व में परिवर्तन और वापस। मोहुआ की आंखें चमक उठी जब वह ध्यानपूर्वक विचार कर रहा था, रात के 1 बजे का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वह चेतना के सागर में प्रवेश करने के लिए और अधिक इंतजार न कर सके। चेतना सागर के बिल्कुल केंद्र में ताओवादी स्तंभ शांत और रहस्यमय, प्राचीन और रहस्यमय था, तथा ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें शून्यता के विस्तार में अनेक नियम समाहित हैं। मोहुआ ने सबसे पहले ताओवादी स्तंभ पर एक संपूर्ण प्राइम मैग्नेटिक संरचना बनाई, जिसमें स्थिर और अनिश्चित दोनों प्रकार की संरचना पैटर्न शामिल थे। फिर उन्होंने फॉर्मेशन को सक्रिय किया, जिससे स्थिर और अस्थायी चुंबकीय पैटर्न एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने लगे। मोहुआ की निगाहें भारी हो गईं क्योंकि उसने एक साथ स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना और स्वर्गीय गुप्त गणना दोनों का इस्तेमाल किया। उसकी दृष्टि का एक भाग बिल्कुल काला था, जबकि दूसरा भाग बिल्कुल साफ। स्याही ताओवादी वस्त्र में लिपटे दिव्य इंद्रिय अवतार के ऊपर शुद्ध काले वस्त्र पर सफेद दरारें दिखाई देने लगीं, मानो 2 प्रकार की गणनाएं विरोधाभासों को आपस में गुंथ रही हो, अंतहीन रूप से एक दूसरे को उलझा रही हो और फाड़ रही हो। चेतना का सागर कांप उठा, दिव्य संवेदना पीड़ा में। मोहुआ ने बेपरवाही और दृढ़ निश्चय के साथ आदिम चुंबक संरचना के छिपे हुए द्वितीयक थंडर फ्लो की कल्पना करते हुए चुरा घोंपने वाले दर्द को सहन किया। इस बार दिव्य संवेदना की उनकी धारणा के भीतर एक बार फिर से हल्के नीले रंग का द्वितीयक थंडर फ्लो उभरा, जो कि एलिमेंटल मैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा उत्पन्न हुआ था। स्वर्गीय गुप्त एकीकरण _2 ये थंडर फ्लो कमजोर थे, फिर भी रहस्यमय रूप से गहन थे। जैसे थंडर सीरीज आध्यात्मिक शक्ति अपनी सबसे कमजोर और सबसे आदिम अवस्था में वे बिजली के लिए लपेटने वाले कपड़े के समान थे।
यह एक प्रकार का आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि क्षण प्रतिक्षण इसमें संरचना पैटर्न जैसे निशान थे, मानो उनमें संरचना पैटर्न के विकास और लय का संकेत हो। मो हुआ ने तुरंत इस विधि की नकल की और द्वितीयक थंडर फ्लो को द्वितीयक थंडर पैटर्न में सरलीकृत किया तथा उसे ताओवादी स्तंभ पर अंकित कर दिया। इस प्रक्रिया से दर्द और भी बढ़ गया। मो हुआ केवल अपने दांत पीसकर सहन कर सकता था तथा बलपूर्वक इस द्वितीयक थंडर पैटर्न को स्मृति में रख सकता था। थंडर पैटर्न याद हो जाने के बाद गणना और ट्रिकी गणना दोनों अचानक बंद हो गईं। उनकी दिव्य इंद्रियां पूरी तरह से सूख चुकी थीं और उनकी चेतना का सागर दोहरे स्वर्गीय गुप्त गणना एल्गोरिथम का बोझ उठा रहा था, जिसमें दरार पड़ने के संकेत दिख रहे थे। मो हुआ चिंतित हो गया और उसने तुरंत ताओवादी स्तंभ से सभी व्यूह रचनाएं और संरचना पैटर्न मिटा दिए। विलोपन के क्षण में शून्यता और अस्तित्व का उल्टाव हुआ। जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, मो हुआ की दिव्य भावना एक बार फिर भर गई, उसकी चेतना के सागर में दरारें गायब हो गईं और उसकी दिव्य भावना में फाड़ने की सनसनी बिना किसी निशान के गायब हो गई। मो हुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका हृदय खुशी से भर गया। उसका अनुमान गलत नहीं था। ताओवादी स्तंभ का इस्तेमाल वास्तव में धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। उनके गुरु और चाचा, जो वयस्क थे और जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक ताओ की साधना की थी, केवल गणना और कठिन गणना के बीच एक को ही चुन सकते थे। लेकिन वह अभी भी युवा था, साधारण पृष्ठभूमि से था, इसलिए वह दोनों चीजें प्राप्त कर सकता था। मो हुआ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह स्तंभ को छूने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन प्रशंसा करते हुए बोला, ताओवादी स्तंभ अद्भुत है। उनकी दिव्य भावना पुनः स्थापित हो गई थी, लेकिन उनका अनुभव और ज्ञान बना रहा। इस प्रकार वह ताओवादी स्टेल का उपयोग धोखा देने के लिए कर सकता था, साथ ही साथ स्वर्गीय गुप्त गणना और ट्रिकी गणना को क्रियान्वित करके प्राइम मैग्नेटिक फॉर्मेशन का अनुमान लगा सकता था, द्वितीयक थंडर फ्लो को समझ सकता था और इस प्रकार द्वितीयक थंडर पैटर्न को रिकॉर्ड कर सकता था। दूसरे शब्दों में, द्वितीयक थंडर पैटर्न को निकालने के लिए आदिम चुंबक संरचना का उपयोग करके वह लगातार स्वर्गीय गुप्त गणना और स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना के एकीकरण का अभ्यास भी कर रहा था। वह एक पत्थर से दो पक्षियों को मार रहा था। उन्होंने न केवल फॉर्मेशन को समझा था बल्कि गणना एल्गोरिदम को भी एकीकृत किया था। मो हुआ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यद्यपि उनकी दिव्य इंद्रिय को फाड़ना कष्टदायक था, लेकिन परिणाम को देखते हुए ये पीड़ा सहनीय थी। बिना किसी और विलंब के मो हुआ ने तुरंत ही बार बार आदिम चुंबक संरचना को चित्रित करना शुरू कर दिया, गुई ताओ और स्वर्गीय रहस्य की गणनाओं को एकीकृत करते हुए, द्वितीयक थंडर फ्लो का अनुमान लगाते हुए और द्वितीयक थंडर एरे पैटर्न पर विचार करते हुए। उनकी दिव्य भावना बार बार खंडित हुई और फिर उतनी ही बार पूर्णता को प्राप्त हुई। मो हुआ को यह नहीं पता था कि इस प्रक्रिया में उनकी दिव्य इंद्रिय बार बार पीछे हट रही थी और हर बार थोड़ी अधिक लचीली होती जा रही थी। कदम दर कदम ये 1000 बार गड़े जाने अविनाशी होने की स्थिति के करीब पहुंच रहा था। ताओवादी स्तंभ के शून्य में शून्यता और अस्तित्व से उत्पन्न ताओवादी अर्थ का प्रवेश चुपचाप और गहनता से उनके दिव्य विचारों में समा गया। ये प्रक्रिया सूक्ष्मता से और चुपचाप घटित हो रही थी। फिर भी मो हुआ का ध्यान केवल एरे फॉर्मेशन पर ही केंद्रित था। अल्पविराम 3 दिन बाद मो हुआ अभी भी समर्पित था तथा पूरी तरह से आदिम चुंबक संरचना और द्वितीयक थंडर पैटर्न के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि कई दिनों तक विचार करने के बाद उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। प्राइमोर्डियल मैग्नेटिक फॉर्मेशन पैटर्न को निकालने के लिए ट्रिकी कैलकुलेशन के साथ गणना को बढ़ाकर वह सेकेंडरी थंडर फ्लो को महसूस कर सकता था और सेकेंडरी थंडर पैटर्न को समझ सकता था, जिसमें प्राइम मैग्नेटिक फॉर्मेशन के अंतर्निहित सिद्धांत शामिल थे। लेकिन वास्तव में इन द्वितीयक थंडर पैटर्न को सीखना असंभव था। पिछले कुछ दिनों में मो हुआ ने कई द्वितीयक थंडर पैटर्न याद किए, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी स्पष्ट रूप से भिन्न थे। उनमें किसी भी प्रकार की एकरूपता या समानता का अभाव था। विविधताएं बहुत अधिक थीं, बहुत सूक्ष्म थीं, बहुत जटिल थीं। कोई नियम नहीं, कोई प्रणाली नहीं, याद रखना असंभव, लागू करना असंभव, वर्गीकृत करना असंभव। इसका मतलब ये था कि द्वितीयक थंडर पैटर्न वास्तव में एक संरचना पैटर्न नहीं था, बल्कि वास्तविक बिजली के करीब था। मो हुआ ने आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साधना जगत की सामान्य सरणी संरचना विरासत में थंडर मैग्नेटिक सेंसिंग आरंभ करने, द्वितीयक थंडर फ्लो का अनुकरण करने, संदेश प्रेषित करने और पाठ प्रकट करने के लिए केवल स्थिर और अनिश्चित संरचना पैटर्न का उपयोग किया गया था।
वास्तव में कोई भी द्वितीयक थंडर पैटर्न सीखने की इतनी कोशिश नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीयक वज्र प्रवाह अत्यंत अस्पष्ट था और साधारण साधक गणनाओं के समर्थन के बिना इसे महसूस नहीं कर सकते थे। भले ही वे इसे महसूस कर सकें, लेकिन द्वितीयक थंडर पैटर्न स्वयं बहुत जटिल, बहुत सूक्ष्म था, जिसे एकीकृत करना और फॉर्मेशन पैटर्न के रूप में वर्गीकृत करना असंभव था। कुछ द्वितीयक थंडर पैटर्न एक जैसे प्रतीत होते हुए भी उनके थंडर फ्लो ट्रेस के अंत में सूक्ष्म अंतर थे, जो उन्हें दो पुनर्तः भिन्न द्वितीयक थंडर पैटर्न के रूप में चिन्हित करते थे, जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो जाता था। और इस तरह के समान रूप से भिन्न द्वितीयक थंडर पैटर्न आदिम चुंबक संरचना के भीतर अनगिनत थे। इससे वे मूलतः सीखने योग्य नहीं रहे। मोहुआ को हार का गहरा एहसास हुआ। इतने सारे प्रयासों के बाद उन्हें आदिम चुंबक संरचना के मूल की एक झलक मिली, लेकिन कुछ और भी अधिक गहन, अधिक जटिल और उनकी समझ से परे कुछ मिला। कुछ देर के लिए मोहुआ निराश हो गया, लेकिन फिर उसने अलग तरह से सोचा। यदि यह मामला कठिन न होता तो ये सामान्य बात होती और उनकी व्यूह रचना कौशल को प्रभावशाली कैसे माना जा सकता था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि यह इतना चुनौतीपूर्ण था कि इस पर शोध करने का प्रयास करना सार्थक था। न्यू सेओमाइक्रोन। और क्योंकि यह कठिन था, यह उनकी व्यूह रचना कौशल की असाधारण प्रकृति का प्रमाण था। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और वह एक बार फिर लड़ने की भावना से भर गया। केवल एक द्वितीयक थंडर पैटर्न। उन्होंने बड़े फॉर्मेशन और अल्टीमेट फॉर्मेशन दोनों सीख लिए थे, तो फिर वे मात्र फॉर्मेशन पैटर्न में महारत क्यों नहीं हासिल कर सके। सबसे बुरी बात यह थी कि संरचना पैटर्न का स्वरूप अधिक जटिल था, उनमें अंतर बहुत कम था तथा उनकी संख्या बहुत अधिक थी। पर्याप्त प्रयास से लोहे की छड़ को भी सुई के आकार में घिसा जा सकता है। व्यूह रचना के 100 परीक्षणों के बाद इसका अर्थ स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। मोहुआ ने एक बड़ी जेड स्लिप निकाली और उसका नाम सेकेंडरी थंडर पैटर्न जेड स्लिप रखा। उन्होंने अपने द्वारा निकाले गए असंख्य सूक्ष्म रूप से भिन्न द्वितीयक थंडर पैटर्न को एक एक करके इस जेड स्लिप पर रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। अपनी गहन दिव्य अनुभूति, तीव्र संवेदन और मजबूत स्मृति पर भरोसा करते हुए वह उन्हें रटकर याद कर लेता था। 1000 पैटर्न, 1000 यादें, 10,000 पैटर्न, 10,000 यादें। मोहुआ दृढ़ था, उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। अंततः हजारों बार आदिम चुंबकीय संरचना पैटर्न का अनुमान लगाने और हजारों द्वितीयक थंडर पैटर्न को रिकॉर्ड करने के बाद वह कुछ पैटर्नों का अनुमान लगाने और कुछ युक्तियों में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। स्वर्गीय रहस्य का सम्मेलन अंडरस्कोर 3 चून की कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता था, इसलिए सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका ही करना होगा। इसके बाद के समय में मोहुआ ने ठीक यही किया, एक एक करके माध्यमिक थंडर पैटर्न को याद किया और जब भी मौका मिला उन पर विचार किया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। सौभाग्य से इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मोहुआ लगातार निर्माण का अभ्यास कर रहा था, अपनी दिव्य भावना को मजबूत कर रहा था और गणना विधियों को एकीकृत कर रहा था, इसलिए उसे कठिनाई महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत वह असाधारण रूप से संतुष्ट महसूस कर रहा था। 1 महीने बाद ताइक्सू गेट का वार्षिक अवकाश था। तथाकथित वार्षिक अवकाश का तात्पर्य संप्रदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 नियमित छुट्टियों के नियम से है, जो प्रत्येक 6 माह में एक बार होती है तथा प्रत्येक छुट्टी लगभग आधे महीने की होती है। वार्षिक अवकाश का उद्देश्य शिष्यों, विशेषकर कुलीन परिवारों और कुलों के शिष्यों को पैतृक अनुष्ठानों के लिए घर लौटने, अपने अध्ययन की रिपोर्ट देने, श्रद्धांजलि अर्पित करने या कुछ निजी मामलों को निपटाने का अवसर प्रदान करना था। ऐसा कहा गया कि कुछ लोग तो अपनी शादी की व्यवस्था करने के लिए घर भी चले गए। मोहुआ घर वापस नहीं लौट सका। तोनशियान शहर बहुत दूर था, वह वापस लौटना चाहता था लेकिन लौट नहीं सका, इसलिए उसने एक पत्र लिखा और उसे कियान राज्य के डाक स्टेशन को तोनशियान शहर वापस भेजने का जिम्मा सौंपा। पत्र में उन्होंने अपनी हालिया स्थिति के बारे में बताया और आश्वासन दिया कि सब ठीक है। कियान ताओवादी संप्रदाय का दरवाजा बहुत ऊंचा था और वह इसमें शामिल नहीं हो सका, लेकिन भाग्य के एक मोड़ से वह कियान राज्य के 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सू गेट में प्रवेश कर गया। उन्होंने शांगुआन के कुलीन परिवार की एक दयालु और सुंदर महिला आंटीवान से मुलाकात का जिक्र किया, जिन्होंने संप्रदाय में शामिल होने के संबंध में उनका बहुत ख्याल रखा था। संप्रदाय में एल्डर मास्टर जुन, जिन्होंने फॉर्मेशन सिखाया था, उन्हें बहुत महत्व देते थे और उन्होंने फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से सीखा। साथ ही संप्रदाय के शिष्य सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण थे। कुछ वरिष्ठ भाई बहनों ने भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया।
उसके पास आत्मा पत्थरों की कमी नहीं थी, संप्रदाय के पास लूटने के कई अवसर थे। मो हुआ ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन सोचने के बाद अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सब ठीक है, चिंता मत करो। एक बार मैं गोल्डन कोर तक पहुंच जाऊं तो मैं घर आ जाऊंगा। पिताजी और माताजी, आपको भी लगन से साधना करनी चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, और आत्मा पत्थरों का उपयोग करने में दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। जब मैं घर आऊंगा तब तक आप फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच चुके होंगे। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि फाउंडेशन स्थापना मानक को थोड़ा कम कर रही है, इसलिए उन्होंने आवश्यकता को थोड़ा बढ़ा दिया। क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण। पत्र लिखने के बाद मो हुआ ने उसे भेजने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन खर्च किए। ली राज्य इतनी दूर होने के कारण पत्र पहाड़ों और नदियों के बीच से होकर गुजरता था, यह नहीं पता होता था कि वह किस वर्ष और किस महीने में पहुंचेगा। मो हुआ को कुछ समय के लिए थोड़ा उदासी महसूस हुई और फिर वह किंगजो शहर में गू परिवार के पास चली गई। शांगुआन जू ने उसे बताया कि यूएर को फिर से सोने में परेशानी हो रही है। मो हुआ ने अपने होंठ चाटे और शांगुआन परिवार की गाड़ी पर सवार होकर किंगजो शहर में गू परिवार के पास पहुंच गया। जब वेनरेन वान ने मो हुआ को देखा तो उसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे उसने कोई जन्मजात जादुई खजाना देख लिया हो जो बुराई को दूर भगाता है। वह खुशी और राहत दोनों से भर गई। नमस्कारों का आदान प्रदान करने के बाद वेनरेन वान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, आह भरी और कहा, यूएर अब पहले जितनी बुरी नहीं रही। वह अब कांपेगी नहीं, पूरे शरीर में ठंड महसूस नहीं होगी, भयभीत नहीं होगी, सोने से नहीं डरेगी। वह बस भौहें चढ़ाए रहती है, सिरदर्द और तनाव महसूस करती है और बुरे सपने देखती है। लेकिन यूएर ने कहा, उसके सपनों में राक्षस पहले की तुलना में बहुत कम है। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, चाची वान, आप चिंता न करें, वे बहुत जल्द और भी कम हो जाएंगे। वेनरेन वान के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। शाम को यूएर अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। क्योंकि मो हुआ उसके पास था, वह शांति और चैन से सो गई। इस बीच मो हुआ उसके बगल में ध्यान कर रहा था और फॉर्मेशन बुक्स के पन्ने पलट रहा था। उनकी दिव्य भावना पहले से ही प्रबल थी, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं थी। इसका एक कारण स्वर्गीय गुप्त गणना को एकीकृत करके आदिम चुंबक संरचना का अनुमान लगाना तथा द्वितीयक थंडर पैटर्न को रिकॉर्ड करना था। बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन एक द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न फॉर्मेशन था। यद्यपि मो हुआ की दिव्य भावना में गुणात्मक परिवर्तन आया था, जो मजबूत और अधिक था, लेकिन आदिम चुंबक संरचना के लिए दोहरी गणनाएं बहुत जटिल और गहन थीं। यह अभी भी एक कठिन कार्य था। एक मजबूत दिव्य भावना अधिक सहजता प्रदान करती है। फिर भगवान येलो माउंटेन ने कहा कि व्यक्ति के पास दिव्य इंद्रिय कोर संरचना होनी चाहिए, जो 20 पैटर्न के क्षेत्र तक पहुंचती है, ताकि ताई जू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉट ट्रू आर्ट की खेती की जा सके, जो भौतिक और अमूर्त दोनों को काटने में सक्षम है। अतः दैवी भावना जितनी प्रबल होगी, उतना ही अच्छा होगा। हालांकि दिव्य ज्ञान को बढ़ाने के साधन अत्यंत सीमित थे। अथक परिश्रम से फॉर्मेशन का अध्ययन करने और दिव्य ज्ञान को संयमित करने के अलावा मो हुआ अपनी लालसाओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करने की आशा कर रहा था। मो हुआ पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान किताब पर बिल्कुल नहीं था। रात गहराती गई और बगल वाला कमरा खाली और खोखला होता गया। अचानक एक ठंडी हवा चली, जो अपने साथ हड्डियों को चीर देने वाली ठंड लेकर आई, जो भयावह रूप से नीचे उतरी। मो हुआ रुक गया, उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे निश्चित रूप से शून्य से कर्म के पैटर्न से बनी जंजीरें दिखाई दी। खून की दुर्गंध और बुराई की सड़ी हुई गंध फैल गई। यह एक ऐसी आभा थी जिसे नाक से अगम्य समझा जा सकता था, केवल दिव्य इंद्रिय ही इसे अनुभूत कर सकती थी। मोटी काली बूंदें गिरी। काले पानी जैसे इम्नियोटिक द्रव में भीगे हुए विचित्र राक्षस अंडों से निकले और कर्म की जंजीरों के साथ छत और दीवारों से उल्टे निकले और धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकले। ये पहले जैसा ही था। कुछ के शरीर मानव जैसे थे और चेहरे घोड़े जैसे थे, कुछ के शरीर पर गधे जैसे सिर थे और चेहरे राक्षस जैसे थे, और कुछ के शरीर कुत्ते जैसे और चेहरे मानव जैसे थे। उन्होंने मो हुआ की उपेक्षा की और अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए यूएर की ओर बढ़े। यूएर ने भौहें चढ़ाना शुरू कर दिया, अपने छोटे हाथों और पैरों को हिलाना शुरू कर दिया और धीरे से कुछ बुदबुदाने लगी। मो हुआ यूएर के सामने आ गया। राक्षसों और दानवों का समूह स्पष्ट रूप से एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर ये देखकर कि मो हुआ सिर्फ एक छोटा सा भूत था, उनकी आंखें रक्त लाल हो गईं और उनके भाव एक एक करके क्रूरता में बदल गए।
वे मोहुआ का असली चेहरा नहीं जानते थे, क्योंकि राक्षस और दानव जो मोहुआ के असली चेहरे को जानते थे वे उसकी चेतना के सागर से बाहर नहीं निकल सकते थे, जो एक बूचड़खाने जैसा दिखता था। और उनका भाग्य उसी क्षण तय हो गया था जब वे मोहुआ के सामने आए थे। अहंकारवश वे ठंडी हवा के झोंकों में बदल गए और मोहुआ के चेतना सागर में जा घुसे। राक्षसी रूप से विकृत चेहरों पर अभी भी क्रूर मुस्कान थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी संरचना ज्वालामुखी की तरह तीव्र लपटों के साथ मैग्मा उगल रही थी और अशांत होकर ऊपर उठ रही थी। NOCO मृत मछली और सड़े हुए झींगों का एक समूह। मोहुआ इस बार खेलने में परेशान नहीं हो सका, बल्कि उसने उनके लिए प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना तथा अपने चेतना सागर के भीतर ली माउंटेन अग्निदाह यौगिक संरचना को पहले ही प्रकट कर दिया। राक्षस अहंकार से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चेतना के सागर में प्रवेश किया वे एक गर्म बर्तन में गिर गए। मोहुआ ने तुरंत ली माउंटेन फायर क्रिमेशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों ने एक जेल बना दिया था और नरक की आग की तरह भयंकर लपटें उठ रही थीं। राक्षस भ्रमित थे, उन्हें शायद ही पता था कि उनके गुजरने से पहले क्या हुआ था। सभी को मोहुआ ने एक बर्तन में पकाया था। ली माउंटेन फायर क्रिमेशन फॉर्मेशन से नीले धुएं की लपटें उठ रही थीं। मोहुआ ने उसे एक ही घूंट में निगल लिया, अपने होठों को चटकाया, कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहा था। अभी पूरी तरह भरा नहीं है। उनकी दिव्य अनुभूति थोड़ी बड़ी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये 17 पैटर्नों के विशाल अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सबसे बड़ी निराशा ये थी कि ऐसा लग रहा था कि काले पानी के इस बैच में कोई भेड़ सींग वाला प्रवर्तक नहीं था। उस पीले सुनहरे मज्जा को खोना वास्तव में दुख की बात थी। हालांकि यह एक अप्रत्याशित बोनस था, मोहुआ लालची नहीं थी। कम से कम उसकी दिव्य भावना वास्तव में फिर से मजबूत हो गई थी। मोहुआ ने राक्षसों को खा लिया और जाग गया। कमरे में मौजूद दुष्ट ख्यूई पूरी तरह से नष्ट हो गई। रात शांतिपूर्ण थी, चांदनी शांत थी। यूएर बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका माथा ढीला था, उसका छोटा सा चेहरा शांत था और वह गहरी नींद में सो रही थी। मोहुआ धीरे से मुस्कुराया, फिर सोच में पड़कर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यूएर एक भव्य षड्यंत्र में उलझी हुई थी। इस प्रकार राक्षसों और दानवों के ये दुर्स्वप्न उसके दिमाग को नष्ट करते रहेंगे। फिलहाल तो स्थिति थोड़ी शांत लग रही थी, लेकिन जब तक कर्म कायम रहेगा, मौका मिलने पर वे निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। इससे भी अधिक, किसी को भेड़ सींग वाले प्रवर्तक का सामना हल्के सुनहरे दिव्य मज्जा के साथ हो सकता है, या शायद भेड़ सींग वाले प्रवर्तक से भी उच्च श्रेणी की दिव्य चेतना सत्ता। क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में कोई दुष्ट ईश्वर प्रकट हो जाए? मोहुआ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि एक दुष्ट भगवान की संभावना नहीं है। एक दुष्ट देवता बहुत शक्तिशाली था। यदि कोई सचमुच अवतरित होता तो यूएर का भौतिक शरीर और उसकी चेतना का सागर उसका सामना नहीं कर पाते। तो फिर यह संभव हो सकता है, एक दुष्ट ईश्वर का नवजात रूप या एक भ्रूण। क्या एक दुष्ट ईश्वर का भ्रूण कमजोर होगा? ये हो सकता है। मोहुआ की आंखें चमक उठी। वह प्रत्याशा में अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन खुद से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि एक वास्तविक दुष्ट भगवान का स्वाद कैसा होता है। हुआ ने केवल अस्थि मज्जा का स्वाद चखा था, जो थंडर पैटर्न के साथ खोपड़ी को तोड़ने और दिव्य विचार को चकनाचूर करने के बाद भेड़ सींग वाले प्रवर्तक के सिर से बह निकला था। ये अस्थि मज्जा एक दुष्ट देवता के खून के समान था। यद्यपि मात्रा कम थी, फिर भी स्वाद उत्तम था। यह अज्ञात था कि शुद्धिकरण के बाद वास्तविक दुष्ट ईश्वर कैसा दिखेगा। इससे खाने के बाद किसी की दिव्य भावना किस हद तक बढ़ जाएगी। मोहुआ ने एक क्षण सोचा, फिर अचानक उसकी भौहें तन गईं। नहीं, अब वह कुछ हद तक फूला हुआ महसूस कर रहा था। दुष्ट देवताओं जैसी चीजें जो संभवतः शक्तिशाली और डरावनी होती हैं, मुठभेड़ होने पर निश्चित रूप से अज्ञात खतरे उत्पन्न करती हैं। भले ही किसी के मन में सचमुच एक दुष्ट ईश्वर को निशाना बनाने का विचार हो, किसी को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उनका दिव्य विचार पर्याप्त रूप से गहरा न हो जाए, दिव्य विचार वध शक्तिशाली रूप से ठोस न हो जाए। सावधानीपूर्वक योजना बनाएं, पूरी तरह से तैयारी करें, कार्यों को छिपाएं और चुपके से इसे खाएं। अब एक दुष्ट भगवान को खाने के बारे में सोचना अभी भी जल्दबाजी होगी, और ऐसे विचार दुष्ट देवताओं के प्रति बहुत अपमानजनक थे। मोहुआ ने इस विचार को अपने दिल में गहराई से दबा लिया। ऐसा नहीं है कि दुष्ट देवता मेरे लिए खाने लायक नहीं है, बल्कि यह है कि दानव राक्षस पैसे के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं।
दुष्ट देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं, यदि संभव हो तो उन्हें भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन इन कमजोर दानव राक्षसों को एक बर्तन में पकाया जा सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई उन्हें अधिक खा लेता है। और उन्हें साफ सुथरा खाने के बाद कोई भी मुखबिर नहीं बचेगा। इसके अलावा वे यूएर को निशाना बना रहे थे, इसलिए उसके पास विनम्र होने का और भी कम कारण था। मोहुआ ने फिर से मीठी नींद सो रही यूएर पर नजर डाली और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यूएर को उसके साथ ले जाया जाता तो क्या वह उसकी भूख मिटाने के लिए लगातार दानव राक्षसों को आकर्षित करती। उस स्थिति में उसके पास प्रावधानों की निरंतर आपूर्ति होगी और उसकी दिव्य भावना निरंतर मजबूत होती जाएगी। ये बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा होगा। ये दुष्ट और क्रूर दानव राक्षस मछली थे। अगर ऐसा था तो जियाओयूर छोटा सा चारा। मोहुआ चौंका, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया। जियाओयूर के बारे में इस अपमानजनक विचार को दूर कर दिया। बिस्तर पर लेटी छोटी यूएर ने धीरे से हम कहा, मानो वह नाराजगी व्यक्त कर रही हो। मोहुआ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और धीरे से यूएर के सिर को सहलाया। नींद में यूएर को एक शांत और स्थिर उपस्थिति का एहसास हुआ। वह भोलेपन से मुस्कुराए और फिर गहरी नींद में सो गई। मोहुआ ने यूएर के बगल में निगरानी रखना जारी रखा, जबकि उसकी दिव्य इंद्रिय चेतना के सागर में डूब गई। आदिम चुंबक संरचना का अनुकरण करना जारी रखा, द्वितीयक थंडर पैटर्न का अनुमान लगाया। पूरी रात कोई राक्षस प्रकट नहीं हुआ। अगले दिन हमेशा की तरह मोहुआ ने साधना की, ड्राइंग फॉर्मेशन का अभ्यास किया और थोड़ी देर के लिए यूएर के साथ खेला। शाम को भी वही यूएर पर नजर रखता था। कमरा खाली था लेकिन बहुत शांत था, बिना कर्म पैटर्न के, बिना शून्य श्रृंखलाओं के, बिना दानव राक्षसों के, केवल रात की शांति और चांदनी की शांति के साथ। रात अभी भी शांत थी। मोहुआ को तब पता चला कि चाइव्स की कटाई हो चुकी है और उन्हें बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगले दिन मोहुआ ने वेनरेन वान से विदाई ली और ताइक्सू गेट की ओर वापस चल पड़ा। जियाओयूर अभी भी मोहुआ के दामन को पकड़े हुए थी, स्पष्ट रूप से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। लेकिन पहले की तुलना में यूएर का रंग रूप काफी बेहतर दिख रहा था। हालांकि वह थोड़ी उदास थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। मोहुआ ने सभी को अलविदा कहा और यूएर ने भी मोहुआ की नकल करते हुए हाथ हिलाया। मोहुआ के जाने के बाद वेनरेन वान ने काफी देर तक गहराई से विचार किया, फिर अंततः अपना मन बनाया और शांगुआनयी से कहा, मैं यूएर को ताइक्सू गेट पर भेजना चाहता हूँ। चाय पी रहे शांगुआनयी का गला बीच में ही अटक गया। उन्हें 2 बार खांसी आए और उन्होंने असहाय होकर कहा, आप अचानक कैसे एक विचार से दूसरे विचार पर जाएं? मैंने फैसला कर लिया है। वेनरेन वान की आंखें दृढ़ थीं, जाहिर है बहुत विचार विमर्श के बाद। शांगुआनयी थोड़ा चौंका, थोड़ा भौहें सिकुड़ी और धीरे से बोला, यूएर में बहुत क्षमता है और वह भविष्य में 4 महान संप्रदायों में प्रवेश कर सकता है। 4 महान संप्रदायों में प्रवेश करने पर जो विरासत मिलती है, जो मित्र बनते हैं, जो संबंध बनते हैं, वे सभी 8 महान द्वारों से एक स्तर ऊपर हैं। वेनरेन वान ने सिर हिलाया। मुझे यूएर की क्षमता, उसके साधना पथ या उसकी भविष्य की उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं है। मैं उसकी मां हूं और मैं बस यही चाहती हूं कि वह सुरक्षित और खुश रहे। मैं नहीं चाहती कि यूएर कुलीन कुलों की उन महान महत्वाकांक्षाओं और कर्मों की नियति में ज्यादा उलझे। मुझे डर लग रहा है। वेनरेन वान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। मुझे डर है कि एक दिन मैं यूएर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। वेनरेन वान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। या इससे भी बदतर, छोटी यूएर उसकी बाहों में ठंडी पड़ी हुई। इन दिनों में यूएर को बुरे सपने परेशान कर रहे थे, जिससे वह क्षीण हो गई थी। वेनरेन वान को अक्सर ऐसे सपने आते थे। इससे भी अधिक भयावह, वेनरेन वान का शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। शांगुआनयी ने अपराध बोध से भरकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। पति के रूप में उनकी उपेक्षा के कारण ही उनके बेटे को कष्ट सहना पड़ा और उनकी पत्नी को चिंता हुई। फिर भी वह यूएर को ताइक्सू गेट में प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे। शांगुआनयी ने एक पल सोचा और धीरे से कहा, वान एर, क्या तुम यूएर को ताइक्सू गेट भेजना चाहते हो? उस लड़के मोहुआ की वजह से? वेनरेन वान ने सच्चाई नहीं छिपाई और जवाब दिया, हाँ, मैं चाहता हूं कि यूएर मोहुआ के करीब रहे। शांगुआनयी की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। उसे मोहुआ से कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसे वह लड़का शिष्ट, ईमानदार और प्यारा लगा। यूएर वाली बात के लिए भी वह मोहुआ का आभारी था। लेकिन शांगुआनयी के दिल में मोहुआ को लेकर एक सूक्ष्म बेचैनी थी, यहां तक कि सावधानी।
उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मोहुआ की मासूम आंखों के पीछे कुछ रहस्यमयी बात छिपी है, उनकी स्पष्टता में एक गहन गहराई है। कियान राज्य के शांगगुआन परिवार के संभावित मुखिया के रूप में उनकी अनगिनत मुलाकातों ने उन्हें हैरान कर दिया। शांगगुआनयी के मन में यह विचार भी आया था कि वह मोहुआ के कर्म की गणना करने के लिए किसी को खोजे जो और गहराई से जांच कर सके। लेकिन ऐसे कृत्य वर्जित थे और मोहुआ के लिए अपमानजनक थे। इसके अलावा हर बार जब यह विचार उसके मन में आता तो वह कारण ही भय से भर जाता, मानो इसमें झांकने से कोई भयंकर निषेध का उल्लंघन हो जाएगा।